चलो बच्चों, आगे का क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हम लोग को पता लगाने बोला है। पहला बोला है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज, ये पॉइंट लगाए बीच में नहीं लगाए, आर का पावर -2.5 इंस्टेड ऑफ आर का पावर -2, देन गॉस लॉ विल स्टिल बी वैलिड। ठीक, अब गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एल बराबर क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, गॉस लॉ ऐसा सेलेक्ट करते थे ना स्फीयर के जैसा, क्योंकि स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम। और आपको पता है एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर फील्ड कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती थी, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, ई को लिखे, ये 4 पाई इंटू आर स्क्वायर को इधर ले आए, तो यहां क्या बच जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, इसका सरफेस एरिया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर का पावर 2.5 हो और हम लोग फिर उसको इधर खींचे, तो 4 पाई आर का पावर 2.5 सरफेस एरिया होगा क्या, और पॉइंट चार्ज के कारण यूनिफॉर्म होगा क्या उस पॉइंट पे, नहीं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत। द गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बात भी गलत, क्योंकि देखो डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उनका लेंथ बहुत स्मॉल रहता है। और हम लोग गॉसियन सरफेस ले लिए, तो क्यू इंक्लोज्ड क्या आ जाएगा, तो आसपास हर जगह जीरो आएगा। आसपास क्या आएगा, हर जगह जीरो, क्योंकि क्यू इंक्लोज जीरो हो गया ना। तो इसलिए हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज जीरो, if the electric field between 2 point charges is zero somewhere, then the sign of the two charges is same। तो क्या बोला है, बिटवीन में क्या होना है, जीरो। अब आप सोचो भाई, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पॉजिटिव के कारण अवे, इस पॉजिटिव के कारण अवे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। अब अगर एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, बीच में एक पॉइंट लिए, ये भी खींच रहा है ये भी ढकेल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम साइड। तो अगर फील्ड जीरो, यानी बीच में अगर फील्ड कहीं जीरो हो रही है, तो इसका मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम। तो ये बात क्या है, सही। ठीक, दूसरा, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम का चार्ज है +1 कूलम, फ्रॉम ए टू बी इज फ्रॉम पोटेंशियल एट वी ए टू पॉइंट बी एट पोटेंशियल वी बी इज वी बी माइनस वी ए। तो आप तो जानते हैं डब्ल्यू ए बी क्या होता है, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। अब क्यू का वैल्यू 1 ले लोगे, तो डब्ल्यू बी ए से बी मूव कराने के लिए फाइनल पोटेंशियल माइनस वर्क डन क्या होता है, चेंज इन इंटर एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी ले जा रहे हो, तो वर्क डन कैसा आएगा, वी बी माइनस वी। ठीक, आ रही बात समझ में, एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो ये बात भी क्या है, सही। तो ऑप्शन कौन से सही है, सी और डी। क्लियर है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दे दिया, किसके अलोंग है, E0। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसमें, E0 के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वेयर E0 इज कांस्टेंट। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, शेडेड मतलब ये जो एरिया बना है, ये शेडेड एरिया से क्या होगा, फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब लग रहा है क्या स्क्वायर टाइप का, लेकिन क्या स्क्वायर है, नहीं। देखो वाई एक्सिस में लेंथ कितनी है इसकी, बी यानी ए है, कितनी है लेंथ, ए। उसके बाद जेड एक्सिस वाला पॉइंट आ गया, तो यहां पर ए जीरो मतलब हाइट वाई में क्या है, जीरो, वाई जीरो है, और एक्स में भी आगे ए चले गया है, वाई में भी ए आगे चले गया है। हरी बस में ये वाला पॉइंट। ठीक, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो का अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा, √2a। ठीक, और ये वाला, ये तो a होगा, a माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वैसे ही ये क्या होगा, a माइनस ए जीरो, a माइनस ए जीरो, वैसे ही तो ये भी क्या हो जाएगा, a, और ये क्या होगा, √2। क्लियर बात। तो इसका जो एरिया आ गया, कितना आ गया,
√2a²। ये समझ में आया कि नहीं? ये आ गया √2a²। अब ये √2a² आ गया और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। ठीक, हमको पता है फ्लक्स क्या होता है? E डॉट एस। तो E और S का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? E S cos थीटा। E का वैल्यू तो E0 है, S का वैल्यू क्या आ गया? √2a²। अब हमको अगला क्या चाहिए? दोनों के बीच का एंगल। तो आप देखो, जो ये एरिया होगा, ये जो एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा फील्ड, ऐसा। अब हमको ये देखना है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो देखो, इस वाले प्लेन में यानी इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में एक प्लेन बन रहा है। ये प्लेन कौन सा है? देखो, y का वैल्यू यहां पर 0 है, ए दिया है, यानी ऐसा yz प्लेन में टिल्टेड है, yz प्लेन में टिल्टेड है। और कितना? a बाय ए कितना आता है? 1, यानी कितना डिग्री टिल्टेड है? 45 डिग्री। कितना डिग्री टिल्टेड है? 45 डिग्री। मतलब एरिया, और जो जैसे ये एरिया है, एरिया का वेक्टर याद रखना, एरिया के अलोंग नहीं होता, क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? 45 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos 45। 1/√2 से √2, तो आंसर क्या आएगा? E0a²। ठीक, तो √2a² तो पहले एरिया आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए। उसके बाद सिंपल ज्योमेट्री लग रहा है आपको, क्या है? एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालना। और प्लेन और एक्सिस के बीच में एंगल निकालना वो भी आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? पक्का? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अ स्पेरिकल मेटल शेल। कैसा शेल? मेटल शेल। मेटल शेल के कहां पर चार्ज होता है? सरफेस पे। वैसे शेल है तो और कहां होगा? ठीक है, कहां होगा चार्ज? सरफेस पे। रेडियस r है एंड अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस rb आर केप्ट अपार्ट, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, तो एक मेटल स्फीयर ये है, दूसरा मेटल स्फीयर ये है, दोनों को एक दूसरे से कहां रखें? दूर दूर, मतलब पास पास चिपका दिया, दूर दूर रखते हैं। ठीक, तो ये A है और ये B है, फार अपार्ट। फार अपार्ट इसलिए बोला है ताकि इंडक्शन का कोई कंसिडरेशन हम लोग ना करें, पास पास में रखने से इंडक्शन भी होता है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? जो पहला रेडियस है उसका रेडियस है RA और दूसरे का रेडियस क्या है? RB। और आपको ये चीज बोल दिया है, केप्ट फार अपार्ट ईच अदर गिवन अ चार्ज प्लस Q। किसको दे दिए? दोनों को। तो इसको भी प्लस Q चार्ज दिए, इसको भी प्लस Q चार्ज दिए। ठीक, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन मेटल वायर। ठीक, अब एक थिन मेटल वायर से दोनों को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। ठीक है बच्चों, अभी Q चार्ज इसमें स्टोर्ड था, Q चार्ज इसमें स्टोर्ड था, तो जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पे चार्ज रहता है, सरफेस पोटेंशियल होगा, वो अलग अलग था। लेकिन जब हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, मेटल वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए? सेम ना हो जाए। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या क्या बोला है। पहला तो बोला है EA बराबर क्या होगा? 0। ये बात सही है। शेल में चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर में अगर आप क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या आएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? 0। और ये दोनों पास पास नहीं है, दूर दूर रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस चार्ज के कारण कुछ हो जाए। अगर इंड्यूस भी होता तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, 0 ही आती। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? 0। तो ये बात सही है। बी, QA ग्रेटर देन QB। क्या बोला है? QA ग्रेटर देन QB। अच्छा, ये ट्रांसफर, शुरू में तो Q चार्ज दिए, शुरू में क्या चार्ज दिए? Q। अब बच्चों मेरे को बताओ, कैपेसिटेंस जो लिखते थे वो क्या होता था? 4πε0r होता था, 4πε0r। तो कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? R के। और C बराबर क्या होता था? Q/V। अभी दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या है? अब लेकिन दोनों को जोड़ दिए, दोनों को क्या करें? जोड़ दिए। अब दोनों को बच्चों अगर आप जोड़ दिए तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका चार्ज, आ रही बात समझ में? तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज होल्ड का कैपेसिटेंस ज्यादा। आ रही बात समझ में? तो अब बताओ दोनों में से कैपेसिटेंस किसका ज्यादा? जिसका आरे बड़ा बोला है तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, तो उसमें चार्ज ज्यादा। सही समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी उसका चार्ज ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला, सिग्मा A बाय सिग्मा B बराबर RB बाय RA।
सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया लिखते हैं तो पहले किसका लिखते हैं? इसका लिखते हैं। तो सिग्मा ए क्या लिखेंगे? क्यू ए बाय 4 पाई आर ए स्क्वायर। सिग्मा बी क्या लिखेंगे? क्यू बी 4 पाई आर बी का स्क्वायर। ये समझ में आया? पक्का। अब आप एक चीज जानते हैं, ये चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया आ गया। यहां पे सिग्मा ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? देखो, क्यू बाय 4 पाई आर ए स्क्वायर है ना। आपको पता है बच्चों, v जो होगा सेम होगा दोनों का, और v किसके बराबर होगा? जो सरफेस पे चार्ज है बाय रेडियस। तो v बराबर क्या होगा? क्यू ए बाय आर ए। वैसे ही दूसरे के लिए पोटेंशियल क्या होगा? क्यू बी बाय आर बी, और दोनों क्या होगा? सेम। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक क्यू ए बाय आर ए और एक क्यू बी बाय आर बी को काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं? क्यू ए बाय आर ए एक ठोक भी वी हो गया, क्यू बी बाय आर बी भी एक ठोक क्या हो गया? वी हो गया। तो वी वी क्या हो गया? कैंसल। तो ये क्या आया? सिग्मा ए बाय सिग्मा बी बराबर आर बी बाय आर ए। तो ये बात क्या है? ये समझ में आएगी नहीं? पक्का क्लियर? दूसरा, ई ऑन सरफेस इज लेस देन ई बी ऑन सरफेस, ये बोला है। ये भी भाई सिग्मा आप किसके, रेडियस के स्क्वायर, नीचे रेडियस आया, तो जिसका क्या होगा? सिग्मा। जैसे आप पोटेंशियल लिख रहे हैं तो फील्ड कैसे लिखते हैं? ई लिखना है तो ये भी ऐसे लिखेंगे, के क्यू ए बाय आर ए स्क्वायर। और ई टू कैसे लिखेंगे? या ई ए और ई बी, के क्यू बी बाय आर बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब एक क्यू ए बाय आर ए और एक क्यू बी बाय आर बी क्या होगा? फिर से कैंसिल हो जाएगा, वी बन के कट जाएगा। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? आर के। तो जिसका रेडियस छोटा उसका ये फील्ड ज्यादा, जिसका रेडियस कम उसका फील्ड ज्यादा, जिसका फील्ड कम रेडियस ज्यादा। दोनों ही सेम चीज बोल दिया मैंने, उल्टा उल्टा बोल के, लेकिन समझ गए ना? जिसका आर छोटा उसका ई ज्यादा। सही आ रही बात समझ में? बी का रेडियस छोटा है, बी का रेडियस छोटा है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा। देखो तो एबीसीडी होगा। सही है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ कितना? प्लस क्यू आर रिजिडली फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म ऑफ साइड ए। सोप फिल्म, सोप फिल्म के कितने सरफेस होते हैं? 2 होते हैं। ये बना दिए बच्चों सोप फिल्म। क्या बना दिए? सोप फिल्म। अब इसके कॉर्नर्स पे क्या है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये आपकी बीच में क्या है? सोप फिल्म, है ना। अब बच्चों सरफेस टेंशन कितना दे दिया है सोप फिल्म का? गामा। द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अगर सरफेस टेंशन गामा है तो इक्विलिब्रियम में मतलब ये ना श्रिंक हो रहा है ना ही फैल रहा है। श्रिंक भी नहीं हो रहा और फैल भी नहीं रहा। मतलब कोई भी अगर एक आर्म ले लोगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई भी एक आर्म ले लोगे तो क्या में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब एक आर्म का, किसी भी एक आर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये वाला आर्म ले लेते हैं। ये फिल्म किस तरफ है? अंदर के तरफ। तो इधर क्या लग रहा होगा? अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन, ये इसकी लेंथ क्या ले लो? कुछ दिया है कॉर्नर ऑफ ए, क्या दिया? अ स्क्वायर प्लेनर बोला है, साइड ए, तो ए दे दिया है। तो आप जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है? एफ बाय ए। तो फोर्स कितना लग रहा होगा सरफेस टेंशन के कारण? तो इसको एफ एस लिख लेते हैं। क्या होगा? कितनी सरफेस? 2, एक ऊपर और एक पीछे, 2 सरफेस है ना, तो इसको क्या लेंगे? टोटल फोर्स। हरी बात समझ में? 2 गामा ए, ये इधर लग रही है तो इधर एक फोर्स लगा लेते हैं बच्चों, 2 गामा ए। ये समझ में आए? अब ये वाले पॉइंट चार्ज के कारण भी इसको एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक, कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? ये इधर और ये इधर। आ रही बात समझ में? तो आपको पता है ये दोनों का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो, फिर उसके अलॉन्ग हो जाएगा। फिर इसको और इन दोनों का वेक्टर सम को क्या कर दो? ऐड कर दो। फिर इस वाले में भी लग रहा होगा,
भी, ये भी तो इसी आर्म का हिस्सा है, तो इसमें लग रहा होगा तो फिर इसके लिए भी सेम काम करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स आ जाएगा। चलो इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ही लिख देता हूं यहां पर, और यहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो भी निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का तरीका क्या है, के क्यू बाय, ठीक, तो यहां पर लिखते हैं ये साइड कितना है ए, तो क्या होगा फोर्स के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वैसे ये वाला भी क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वो भी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहेगा। अब ये दोनों को करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। इसमें ऐड हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये आ गई क्या की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू। अब वो कैसे लग रही है, ऐसे, वैसे ही यहां लग रही है। अब इसके दो कंपोनेंट करेंगे बच्चों, तो एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, अलग कलर यूज कर लेते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका, और एक वर्टिकल वाला आएगा। वैसे ही नीचे वाले का एक इधर वाला आएगा और एक वर्टिकल वाला आएगा। वर्टिकल वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होंगे। अब ये आपको पता नहीं एंगल कितना है 45, ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कौन सा कंपोनेंट ले लो 45, तो इसका भी 45 इसका भी 45, तो डबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू ये वैल्यू √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये √2 टाइम्स ये जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, √2 अंडर मल्टीप्लाई का तो ऊपर में क्या बचेगा 2, और इधर √2 जाएगा तो प्लस 1/√2। ये समझ में आया। अब ये इधर वाली फोर्स आ गई और इधर वाली फोर्स आ गई, दोनों को क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां पर इक्वेट करते हैं बच्चों, ठीक, तो क्या आएगी, अच्छा अपने को निकालना क्या है ए का वैल्यू, क्या का वैल्यू निकालना है ए, तो ए बराबर क्या होगा अपने को बताना है, पावर क्या होगा अभी बता देता हूं 1/3 होगा। ये वाला ए स्क्वायर और वाला ए, तो बाकी सब तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, फिर भी देख लेते हैं शौक के लिए। तो क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये नीचे आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बच्चों, सी लिख देता हूं, जाओ क्या लिख देता हूं सी, क्योंकि अपने को तो सब कांस्टेंट को हटा देना है ना, तो कांस्टेंट को क्या लिख दिया सी, बराबर क्या रहा है 2 गामा ए। ठीक है, ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा ए क्यूब, ये 2 गामा कहां जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा 2 के स्क्वायर बाय गामा इंटू सी, 2 गामा, सॉरी 2 गामा। तो अपने को क्यू स्क्वायर बाय गामा को अलग करना है, देखो ये भी कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, ये सब मिला के एक नया कांस्टेंट बन गया, उसको पूरे को बोल दो के, कैपिटल के यहां बोला है, स्मॉल के बोला वो ले लो, और बाकी चीज क्या बन गया क्यू स्क्वायर बाय गामा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, इसका होल का पावर 1/3, तो इसका भी पावर 1/3 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, और ए क्यू स्क्वायर बाय गामा का पावर 1/3, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 3। समझ में, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ टाइनी स्पेरिकल ऑयल ड्रॉप, ठीक, फिर से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे आगे लग रहा है, कैरिंग अ नेट चार्ज ऑफ Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of इतना, ठीक, मतलब शुरू में बैलेंस किए हैं, शुरू में बैलेंस किए मतलब mg किसके बराबर होगा EQ, किसके बराबर होगा mg EQ, लिख लेते हैं, पहला इक्वेशन आ गया EQ बराबर mg। When the field is switched off, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब कोई नहीं लग रही है, अब वो सीधा फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है mg के कारण, द ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, ये दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा 6 पाई ईटा आर वी, ये आर क्या है रेडियस और वी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, तो जब ये फोर्स जो विस्कस फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, तब वैल्यू आ जाएगा। हमको क्या पूछा है डेंसिटी ऑफ ऑयल हम लोग को निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ
अच्छा डेंसिटी दिया है यार, क्या निकालना है अपने को, क्यू निकालना है ना, मास वास दिया नहीं है, तो मास को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक, तो ये आर और क्यूब में टर्म्स में आ गया, जी में, अब इक्वेट करके निकाल लोगे, इन्हें इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्या है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या वाला क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज को एसआई यूनिट्स में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आएगा देखना डी। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हो रहा है, दो, पूरा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर रख देंगे बस, मास क्योंकि दिया नहीं है, बाकी डेंसिटी दे दिया, तो ये रख के सॉल्व कर ले, पक्का। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, अगला क्या बोला है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पीयर of shell radius r carries a uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical shell held together by pressing them with force F. F is proportional to निकालना है। अब आप सोचिए, जब आपके पास एक चार्ज स्पीयर रहता है, क्या स्पीयर रहता है, चार्ज स्पीयर, तो उसका जो सरफेस रहता है इलेक्ट्रिक प्रेशर में रहता है, पढ़े इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना। ये क्या होता है, यानी ये सपोज यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, तो ये जो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब मिलके डी क्यू को फेंकना चाहते हैं कि नहीं फेंकना चाहते हैं। वैसे ही अगर यहां पर एक चार्ज कंसीडर करोगे, स्मॉल चार्ज एरिया, तो वो भी क्या करना चाहता है, सारे चार्ज मिलके इसको फेंकना चाहते हैं। तो जो शेल है वो चाहता है कि एक्सपैंड हो जाए, शेल क्या चाहता है, एक्सपैंड हो जाए, ये बबल जैसे ही है, हरी बात समझ में, शेल जो चाहता है वो क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। तो आप क्या करोगे कि ये एक्सपेंड ना होना पड़े, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण जितना फोर्स लग रहा होगा वो आप अप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, भाई उतना ही प्रेशर आप क्या करोगे, बाहर से अप्लाई करोगे, तब क्या होगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक प्रेशर बराबर हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं, डिराइव कर चुके अपन पहले, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट लेके सबके कारण कितना होगा, इसी के कारण कितना होगा वाला करते थे। ठीक, अरे सॉरी उल्टा बता रही, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय म्यू नॉट ऊपर रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ बी वाला, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब प्रेशर को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अच्छा, अब ये वाला एरिया बच्चों प्रेशर के कारण एरिया, तो कौन सा एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, कौन सा एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड। तो फोर्स के जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो लेंगे, सरफेस एरिया नहीं लेंगे, फोर्स के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर एरिया होगा। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया। हरी बात समझ में, तो फोर्स तो अपने को दिया, अब इसका तो कंपोनेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग किसका कंपोनेंट किए, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर इंटू कर दो क्या, ए की जगह, तो एफ बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वैल्यू, कोई है ऑप्शन में, कितना, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है पूछा है, तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये ऑप्शन ए, ठीक है। आ रही बात समझ में, पक्का याद रखना, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया नहीं, प्रेशर का डेफिनेशन है थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, तो अपने को वो वाला एरिया लेना, एक्सटर्नल फोर्स प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गिवन, एरो नहीं दिख रहा होगा इसमें, ऐसा है ना, तो किससे निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, Q1 से, और कहां जा रही है, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये बात तो तय है। फिर हम लोग को बोला है फिक्स्ड एट डिफरेंट पॉइंट एक्स एक्सिस फिगर दीज लाइन सजेस्ट दैट, पहला बोलता है मैग्नीट्यूड पूछा है, Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक, फील्ड लाइन की डेंसिटी किसके पास लग रही है ना, क्योंकि आप सपोज यहां पर देख लो, यहां पर पास में रख लो, तो ये Q1 क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगाएगा, कम लगाएगा। तब आप क्या करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, तो जितना ये छोटा रहेगा,
जितना ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, टेंजेंट उतना ही बनेगा ना पास में। आ रही बात समझ में? तो Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर बराबर होता, अगर बराबर होता तो सेंटर में ऐसा आता, ऐसा यानी फ्लैट बनता, ऐसा सिमेट्रिकल बनता। कैसा बनता, सिमेट्रिकल। आ रही बात समझ में? लेकिन सिमेट्रिकल नहीं बन रहा ना, 1 के पास है और 2 पे जाते जाते क्या हो जा रहा है, कम। ठीक है, तो सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। इसका मतलब जिसके पास डेंसिटी ज्यादा है लाइंस की, वो क्या है, बड़ा है। चार्ज में क्या है, बड़ा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, Q1 ग्रेटर देन Q2। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दूसरा बात, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, अच्छा दोनों चार्जेस क्या हो गए, अपोजिट के। दोनों चार्ज क्या हो गए बच्चों, अपोजिट में, यानी एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू। ये क्या हो गया भाई, कलर चेंज हो गया अचानक से, सॉरी। एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू है। तो बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीच में तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों, प्लस क्यू वाला ढकेलेगा, माइनस क्यू वाला टेस्ट चार्ज को खींचेगा, तो सेम नहीं हो सकता। अब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक। तो छोटे वाले से अगर दूर चले जाओगे तो खींचने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो आप क्या करोगे, यहां पे टेस्ट चार्ज रख दोगे। कहां पे टेस्ट चार्ज रख दोगे, यहां पे। तो देखो, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, पास, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा। और ये चार्ज बड़ा है, चार्ज क्या है, बड़ा, डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, तो ये भी वैसे ही उतना ही फोर्स लगा सकता है। तो बड़े चार्ज से दूर रहेगा ताकि फोर्स बैलेंस हो सके, और छोटे चार्ज से पास में, और बीच में तो हो नहीं सकता, तो इसके राइट हैंड साइड में। तो क्या बोला है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1, नहीं, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, यस। हरी बात समझ में, पक्का बीच में नहीं होगा, बस किधर, क्लियर, समझ में आई बात। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, अ माइनस क्यू इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये प्लस क्यू है और एलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, माइनस क्यू। ठीक, अब क्या बोला है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। ठीक, ये तो वही हो गया सन और प्लेनेट वाला। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगता है वो लाइन जॉइनिंग अलोंग लगता है, और जो वेलोसिटी रहती है वो कर्व के क्या रहती है, टेंजेंशियल रहती है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क टी टाउ नेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो वी सॉरी परपेंड, अरे भाई साहब गया, हाँ, तो क्या होगा, टॉर्क जीरो कब होता है, साइन थीटा ना, जब दोनों के बीच में एंगल जीरो हो तो क्या रहता है, तो फोर्स और पोजीशन दोनों क्या में है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। टॉर्क जीरो ने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये बात क्या है, सही। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है बोल रहा है, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। एमवीआर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, एमवीआर, ये आपका कांस्टेंट है। तो एम को तो छोड़ दो, v और r का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो r चेंज होने से v चेंज होगा, जैसे पढ़े ना एपोजी पेरीजी में, वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होगी डिस्टेंस के हिसाब से। फिर एंगुलर वेलोसिटी चेंज ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, नहीं। अगर ये सर्कुलर रहता, ओमेगा बराबर क्या होता है, v बाय आर, है ना, v और r आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ओमेगा कांस्टेंट है बोल सकते हैं, नहीं। लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, ये बोल सकते हैं, नहीं, ये भी बोल नहीं सकते, वी भी तो चेंज होगा डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये भी बात क्या है, गलत। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, खाली ए, चेक करिए, सही है। बढ़े अगला, अगला, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी ऐसा, रो बराबर के आर का पावर ए, ठीक, वेयर के एन ए आर कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। If the electric field at r बराबर r by 2 is 1 by 8 times at r बराबर r, find the value of a। ठीक, तो टोटल कितना चार्ज बांटा गया है, क्यू चार्ज बांटा गया है, तो r बराबर r ले लिए तो पूरा पूरा चार्ज आ गया ना भाई, बांटे कैसा भी हो, बांटे कैसा भी हो, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ
एट आर बराबर आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो अपन जानते हैं क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब समझ गए? अब आर बाय टू तक कितनी होगी? आर बाय टू तक, तो जितना भी चार्ज ये आर बाय टू के अंदर एंक्लोज होगा वहीं तक होगी, क्योंकि हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पोटेंशियल नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जितना पार्ट इनसाइड उसी के कारण होती है, बाहर वाले के कारण नहीं होती है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, यहां से यहां तक आर बाय टू में कितना चार्ज आएगा वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पतला सा कह लिए शेल जिसका थिकनेस कितना रहेगा, डी आर, ठीक। और अपन क्या लिखेंगे, डी क्यू छोटा सा चार्ज बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रो, रो कितना है, कहीं तो दिया था, के आर का पार ए इंटू डीवी क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब बच्चों दो चीजें, अगर आपको जीरो से आर तक इंटीग्रेट करोगे, कहां तक, जीरो से आर तक, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, क्यू रिटर्न करना चाहिए। और अगर आप सेम डी क्यू डैश लिख लो, जीरो से लेके आर बाय टू तक कर रहे हो, तो ये क्या आएगा, है ना, ये क्यू डैश आ जाएगा आर बाय टू तक। फिर फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्यू के ही प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्यू के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और अपने को क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज आर बाय टू इज 1/8 टाइम्स आर, तो एक रिलेशनशिप भी दे दिया है। तो क्या करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इससे के और आर का पार ए में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो जो चीज सब्स्टिट्यूट करना होगा ऊपर से जो आया है नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है 1/8 टाइम्स वो लगा देंगे। क्लियर बात, बढ़े आगे, पक्का, चलिए बनाते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं, तो ये भी कैलकुलेटिव लेंदी है, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली क्या है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेटिव है, मानता हूं इंटीग्रेट करना है, लेकिन एक ही बार तो करना है, और क्या करना, ठीक है। चलो, तो बच्चों यहां से बाहर क्या क्या आएगा, के 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखते हैं, 4 पाई के बाहर लिखते हैं, 4 पाई के। आर का पार ए और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का पार ए प्लस टू डी आर, ये आया। और कुछ नहीं, ये बराबर क्या क्या आएगा, क्यू के, क्योंकि क्यू दिया है ना अपने को क्यू गिवन टर्म्स में, तो कब, जब जीरो से लेके कहां तक करेंगे, आर तक करेंगे। तो क्या आएगा देखो, ये 4 पाई के आर का पार ए प्लस थ्री बाय ए प्लस थ्री, कितना, बस तो बराबर क्यू, ठीक है। अब यहां पर लिमिट क्या डालें, ठीक, तो जीरो डालेंगे तो जो जीरो आएगा, आर आर डालेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई के आर का पार ए प्लस थ्री बाय ए प्लस थ्री, ये बराबर क्या आ गया, क्यू, ठीक है। अभी सेम वो करते हैं, क्या करते हैं, सेम इंटीग्रेशन, ये रिलेशनशिप याद रखना, सेम ये करते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं कहां से, जीरो से आर बाय टू करें। कहां से कहां तक करते हैं, जीरो से आर बाय टू। तो देखो जीरो से आर बाय टू करते हैं, तो क्या होगा, 4 पाई के इंटीग्रेशन तो वही आएगा, इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना आएगा, आर क्या था, हाँ, आर का पार ए प्लस थ्री बाय ए प्लस थ्री माइनस लोअर लिमिट क्या डालेंगे, आर बाय टू, अच्छा सॉरी, जीरो से आर बाय टू करें, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या लिखेंगे, 4 पाई के आर बाय टू का पार ए प्लस थ्री बाय, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया आपका क्या, क्यू डैश, ठीक। अब हमको रिलेशनशिप क्या बोला है, कहां गया रिलेशनशिप,
हम्म, r बाई टू पे जो फील्ड है वो है 1/8 टाइम्स r बराबर a। बड़ा कौन है, मतलब बाहर का फील्ड बड़ा है, अंदर का फील्ड छोटा है। अब वो रिलेशनशिप लिखते हैं तो क्या आएगा, अब देखो k, ये k कौन सा k है, ये k वो k नहीं है, ये k क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला, तो इसको बड़ा k लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कैपिटल k, ठीक है। k इंटू k q डैश, क्या होगा q डैश, तो q डैश के वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे 4 पाई k r बाई टू का पार a प्लस थ्री बाय a प्लस थ्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4 के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक, बराबर 1/8 टाइम्स क्या के 4 पाई के आर का पार a प्लस थ्री बाय a प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय, क्या आया, अब कटिंग पिटिंग कर लेते हैं, के 4 पाई के 4 पाई के कट गया, a बाई थ्री कैंसल हो गया, ठीक। अब यहां से सॉल्व करते हैं। अच्छा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया, ये 4 कहां चले जाएगा ऊपर, ये 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, तो 32 आया। अब इधर देखते हैं, r बाई टू का पार a प्लस थ्री, r बाई टू का पार a प्लस थ्री, और इधर क्या बचा r का पार a प्लस थ्री, और कुछ बचा, अभी 2, तो नीचे क्या करते हैं 2 का पार a प्लस थ्री बाहर ले लेते हैं, तो r का पार a प्लस थ्री, r का पार a प्लस थ्री कैंसल, तो 32 बराबर क्या आया 2 का पावर a प्लस थ्री, 32 को क्या लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू समझ में आएगी नहीं बच्चों, पक्का। तो थोड़ा लेंदी था कैलकुलेशन में, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ घुमाया भी नहीं है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, अगला बच्चों, अगला, 3 concentric metallic spherical shell of radii r 2r and 3r। तो भाई पहला वाला r, दूसरा वाला, तीसरा वाला 3r। हमको क्या बोला है, आर गिवन चार्जेस q1 q2 एंड q3। इसको चार्ज कितना दिए q1, इसको चार्ज कितना दिए q2, इसको चार्ज कितना दिए q3। It is found that the surface charge density on the outer surface are equal। क्या सरफेस, आउटर सरफेस, हर टोटल नहीं बोला है, क्या बोला है आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ चार्जेस, देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द शेल क्या होगा, Q1 Q2 Q3 का रेशियो निकालना है। हमको ये बोल दिया कि आउटर सरफेस में जो चार्जेस है उनका रेशियो क्या है, आ रही बात समझ में, ये देखते हैं। तो मैं मान के चला कि चलो आउटर सरफेस में जो चार्ज है वो सेम है। पहला चीज Q1 इसको दिए, Q2 इसको दिए, Q3 इसको दिए, Q1 इसको दिए, Q2 इसको दिए, Q3 इसको दिए। इसके सेंटर में कोई चार्ज है क्या, तो अंदर में कुछ इंड्यूस होगा, जितना चार्ज Q1 दिए वो पूरा का पूरा कहां चले जाएगा सरफेस पे, तो पूरा चार्ज सरफेस पे रहेगा, यहां पे लिखते हैं ना, तो एक Q1 चार्ज आ गया सरफेस पे, तो इसके आउटर सरफेस पे टोटल Q1 चार्ज है, तो Q1 का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया Q1 का वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब अगर ये Q1 है, ये क्या है Q1 है, तो ये इसके इनर सरफेस में कितना इंड्यूस कराएगा, अब Q2 में से माइनस Q1 क्या हो गया, नीचे इंड्यूस हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q1 आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Q2 प्लस Q1 बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि आउटर सरफेस में अब कितना चार्ज है Q2 प्लस Q3, समझ में आया। तो यहां से Q1 का तो वैल्यू मेरे को पहले ही से पता है, तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस
Q1 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 12 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया? Q2 का वैल्यू। ठीक है, फिर ये Q2 प्लस Q1 है तो इसके इनर सरफेस में कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस Q2 प्लस Q1, इतना इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ऊपर से ही आएगा इंड्यूस होकर नीचे, तो यहां क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का वैल्यू तो अपने को पता है, तो क्या कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर सिग्मा 4 पाई 9R स्क्वायर लिख देते हैं, 9R स्क्वायर, ये लिख लिए। अब Q3 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा 9 4 जा 36 पाई आर स्क्वायर माइनस Q2 प्लस Q3। Q2 प्लस Q3 कितना था 16, तो यहां से माइनस कर दो सिग्मा, तो कितना आ जाएगा 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो एक में है सिग्मा 4 पाई, तो 4 इज टू 12 इज टू 20, 4 1 जा 4 3 जा 4 5 जा, तो कितना आएगा? समझ में आया बात? पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया? चालू रिकॉर्डिंग, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला अगला चार्ज बच्चों ये है 2009 का, जब हम लोग जेई दिए थे एडवांस, है ना, तब का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इजी। अ डिस्क ऑफ रेडियस कितना है? a/4, ये है a/4 रेडियस का डिस्क है, हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6c, is placed in a xy plane with center at -a/2 0,0। तो इसका जो सेंटर है वो कहां पर है? -a/2, 0,0। ठीक है, मान ली। A rod of length a carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on x-axis from a/4 to ये है a/4 से 5a/4 तक। ठीक है, और इसमें कितना अच्छा, डिस्क में कितना चार्ज है? 6 कूलम, और इसमें कितना चार्ज है? 8 कूलम। 2 पॉइंट चार्जेस कहां कहां? -7 और 3 आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0, मतलब ये क्या है? तो ये वाला कौन सा चार्ज है? -7, और ये बाहर वाला है 3a/4, वो बाहर वाला है। ठीक, कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस a/2 प्लस a/2, z बराबर a/2, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्यूबिकल सरफेस कितना होगा? तो बच्चों एंक्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होता है? Q एंक्लोज्ड बाय, तो टोटल कितना एंक्लोज्ड है अपने को निकालना पड़ेगा। डिस्क कितना अंदर? आधा अंदर, तो कितना पार्ट? 3 कूलम हो गया, प्लस ये टोटल लेंथ कितनी है? 5a/4 माइनस a/4, कितनी हो गई? a है, तो a का कितना पार्ट अंदर है? a/4, तो 8 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो उसका हिस्सा कितना अंदर आएगा? 2 कूलम, और अंदर क्या है? -7 कूलम। ये कहां है? बाहर, इससे मतलब नहीं है। 3 2 5 -2 कितना आया? -2 बाय ए ऑप्शन, -2c बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात? पक्का बच्चों, सिंपल है क्वेश्चन, डायरेक्ट। हम लोग का समय अच्छा था भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे ऐसे मेंस टाइप के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q/3 q/3 और -2 प्लेस्ड एट a b c। तो a पे क्या है? q/3, b पे क्या है? q/3, और c पे क्या है? -2 q/3। टेक O टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लिया ये 90 होगा बच्चों, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। फिर और सी ए भी 60 दे दिया, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्या बोला है? अच्छा बताइए, बोला है पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इतना डायरेक्टली अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख लेते हैं बच्चों, तो तीनों का कारण लिखना है, तीनों कारण लिखते हैं। तो ये रेडियस हो गया, रेडियस दिया है इसका, आर बोला है रेडियस कहीं, हाँ रेडियस आर, तो ये रेडियस क्या है बच्चों? आर। ठीक, तो पहले क्या सी के कारण लिखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव है इस तरफ, तो ओ पे लिखता हूं सी के कारण इस तरफ है, कितना होगा बच्चों?
के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू तो के है, क्यू का वैल्यू क्या लेंगे -2q/3। माइनस माइनस से मतलब नहीं, अपन तो डायरेक्शन वहां नोट करें। तो 2q/3, तो 2q/3 इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया 2/3 KQ/R²। पहला हो गया। फिर ए के कारण लिखते हैं। ए के कारण किधर होगा, पॉजिटिव है तो कहां होगा, इस तरफ। बी के कारण कहां होगा, इस तरफ। ये दोनों क्या होगा, कैंसल। क्या हो गया, दोनों कैंसल। बहुत बढ़िया, दोनों कैंसल हो गया। तो सिर्फ किसके कारण होगा, सी के कारण जो है उतना ही चार्ज होगा। तो सी के कारण चार्ज क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 इंटू 2/3 Q/R²। तो 2 तो 1/6πε0 Q/R²। तो ये सही बोला है, ये बात क्या बोला है, गलत। ठीक। फिर अगला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कितने चार्ज है, 3। तो कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे, 3C 3C2, यानी 3 ही टर्म आएंगे। 3C2 3 ही होता है, 3 टर्म लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, के बाहर ले लेता हूं, के क्या लेता हूं, अब Q1 Q2 बाय आर करना है। क्या करना है, Q1 Q2 बाय आर। तो पहले ए और बी के बीच लिखते हैं। बैटरी लो है बच्चों, ठीक। हाँ, अब क्या लिखते हैं, ए और बी के बीच लिखते हैं। तो डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, सोचो। देखो ये डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r। फिर एंगल एक पता चल गया तो सारे डिस्टेंस भी अपने को आराम से निकल जाएंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2r। तो पहले ए और बी के बीच में लिखते हैं। तो क्या होगा, Q/3 प्लस होगा, तो Q²/9 इंटू 2r। ठीक। अब ए और सी के बीच में लिखेंगे तो माइनस में होगा, तो कितना, 2q/3 इंटू Q/3 कितना होगा, 2q²/9, 2q²/9 इंटू, ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों, ये क्या होगा, सामने वाला sin 60। क्या होगा, sin 60। तो sin 60 2r इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इंटू, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2r। तो क्या होगा, √3r। तो यहां पर क्या आएगा नीचे, 9√3r। क्या है। फिर किसके किसके बीच लिखेंगे, ए और, अच्छा ये मैं बी और सी के बीच लिख दिया, सॉरी, बोल ए सी रहा था, लिखा बी सी के बीच में। अब किसके बीच में लिखते हैं, ए सी के बीच में। तो अब क्या होगा, cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2। तो कितना होगा, -2q²/9 इंटू आर। 2 से 2r से r कट गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r ही होगी। क्लियर। तो क्या ये जीरो आ रहा है, तो ये वाला टर्म गलत। ठीक। अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट सी एंड बी इज इतना। क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस बी एंड सी इज इतना, फोर्स बी और सी के बीच में। ठीक। तो बी और सी के बीच में खाली कितना लग रहा है वो देखना है। तो बी पे देख लो खाली, तो बी का चार्ज कितना है, तो होगा देखो 1/4πε0 Q1 Q2। तो कितना होगा, 2q²/9 के Q1 Q2 बाय R²। R का वैल्यू क्या है यहां पर, √3r। √3r का स्क्वायर क्या होगा, 3r²। 2 कितना जा, 2 जा। तो Q²/9 2 जा 18, 18 3 जा 54 ना, 54 ना, 56, 54, 54 πr²ε0। तो ये बात सही है, सी सही है। द पोटेंशियल एट ओ इज इतना, ओ इज कितना, तो पोटेंशियल एट ओ जीरो निकाल ही दिए थे, तो फिर नहीं, कहां निकाले थे जीरो, पोटेंशियल निकालना है तो वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। वी क्या होता है बच्चों, के Q/R। वो देखते हैं। तो आप खुद देखो, अभी ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे और ये भी आर डिस्टेंस पे, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके कारण क्या होगा, के Q/3r। इसके कारण कितना होगा, प्लस के Q/3r।
इसके कारण क्या होगा, -2k³/3r। ठीक, तो क्या आ रहा है 0, तो ये तो वैल्यू दे दिया है, तो ये बात गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या है B। समझ में आई बात, पक्का बच्चों, क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द अर्थ इज यूज्ड एज रेफरेंस एट जीरो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सर्किट्स। ट्रू है फॉल्स? सही बात है, ये बात क्या है बच्चों, ट्रू। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ को हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ एनर्जी। जैसे समंदर से पानी निकालो या पानी डालो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कि पानी कम हो गया ज्यादा हो गया, थोड़ी होता है। वैसे ही अर्थ में भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लाई है, और वो जितना चार्ज सप्लाई दे दे अप्लायंसेस को तो भी उसका नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। ठीक, फिर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विद चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस इज गिवन बाय q/4πε0r। तो ये kq/r सही है, तो ये भी क्या है, ट्रू। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्या लेकिन करेक्ट रीजन है? ठीक है, तो ये करेक्ट रीजन नहीं है, तो बी ऑप्शन, 1 इज ट्रू 2 इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है स्टेटमेंट 1 का कि अर्थ को क्या माना जाता है, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वो कर सकता है क्या, चार्ज, क्योंकि उससे अगर आप चार्ज लेता भी हो कोई अप्लायंस या देता भी है तो अर्थ के टोटल चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन में क्या दिया है, द न्यूक्लियर चार्ज Zd इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r, द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस। मतलब क्या दे दिया, जो चार्ज डेंसिटी है वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन। ठीक है, अब द न्यूक्लियर स्टोरिंग फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। और फिगर ये दे दिया बच्चों, डेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है किस पे, r पे, वो दे दिया आप लोग। तो शुरू पे जब तक a डिस्टेंस तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद नेगेटिव स्लोप के साथ बन रही है। तो अपने को बोला है पहले तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r बराबर r बोला है। तो बच्चों सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक, टोटल चार्ज इसमें कितना होना है, प्लस Zd होना है। आप 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करोगे, क्या मतलब है, पूरा न्यूक्लियस का अराउंड इंटीग्रेट करो। तो चार्ज कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज एंक्लोज तो Zd ही होगा ना। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो a पे डिपेंड करेगा क्या, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सेकेंड चीज, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फॉर ए बराबर 0 द वैल्यू ऑफ डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो ग्राफ ये दिया हुआ है, अब अगर इसमें a बराबर 0 कर लेंगे, a बराबर 0 मतलब ये एक खिसक के यहां आ गया, तो 0 से लेके r तक ये ऐसे जाएगा, है ना। इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं अपन लोग, तो अपना डेंसिटी का फंक्शन आ गया। अब डेंसिटी का फंक्शन आ गया तो 0 से लेके उसको न्यूक्लियस का रेडियस तक इंटीग्रेट करेंगे तो Zd के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है y बराबर mx प्लस सी, तो y में क्या आ रहा है, डेंसिटी, तो रो बराबर m, स्लोप क्या होगा, माइनस डी बाय कैपिटल आर, माइनस डी बाय कैपिटल आर, प्लस जब अपन क्या करेंगे, इंटू स्मॉल आर, इंटू क्या लेंगे, स्मॉल आर। आर का वैल्यू 0 लेंगे तो इंटरसेप्ट क्या आएगा, डी का, तो क्या आ गया, डी। तो डेंसिटी बराबर क्या आ गया, ये डी माइनस डी आर बाय आर। तो अब क्या करते हैं, डी क्यू निकालते हैं बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रो इंटू, अब अपने को इंटीग्रेट करना है तो स्पेयर है तो क्या लेंगे, शेल मान लेते हैं। शेल का वो क्या होगा, 4πr², और थिकनेस कितनी होगी, dr। ठीक है, शेल मान लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो क्या होगा 4πr² dr इंटू डी माइनस डी आर बाय आर। ये इंटीग्रेट होगा कहां से, 0 से लेके r तक, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, Zd आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस Zd। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो 4π को बाहर निकला, यही इंटीग्रेट कर देता हूं साइड में, इसको मिटा रहा हूं, इंटीग्रेट यहीं साइड में कर देता हूं। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या आएगा, 4πd कॉमन आ गया, यहां से ये d और ये d कॉमन आ गया, ये r² इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, r³ बाय 3। फिर इधर r² मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया,
आर का पावर 4/4, तो एक कैपिटल आर का पावर 4 और नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, है ना, तो r³/4, और इसमें भी लिमिट डाल देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब, 0 से लेके आर तक ही तो कर रहे हैं, और बाहर क्या गया 4πd, ये किसके बराबर है, ZD। 4 तिया कितना होता है 12, तो 4πd r³ 4 - 3 1 ही आएगा, ये कितना जाएगा 12, 12 कितना होता है 3 बराबर ZD, तो D बराबर क्या आया 3ZE/, तो ऑप्शन कौन सा होगा, कहां है क्वेश्चन भाई, सेकंड ऑप्शन। क्लियर बात, समझ में आई बात, पक्का। तीसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इंप्लाइज, मतलब क्या बोला है, जब इनसाइड में अपन चल रहे हैं, इनसाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अपन इनसाइड अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्पीयर रहता था बच्चों, और चार्ज कैसा रहता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डेंसिटी क्या रहती थी कांस्टेंट, तब अपना ये आता था फॉर्मूला KQ/R/रेडियस का क्यूब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी आता था जब डेंसिटी क्या है कांस्टेंट, तो ए पे डिपेंड हो जाएगा ना, ए बराबर क्या होगा रेडियस तक कांस्टेंट, आ रही बस में लीनियरली बढ़ेगी फिर, आ रही बात समझ में, पक्का। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है अ स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर, ऐसे ये क्वेश्चन अभी पहले बना चुके हैं, कैविटी, कैविटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और डायरेक्शन क्या होता है कांस्टेंट, दोनों डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म रहता है, और डिपेंड किस पे करता है भाई, कैविटी का सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो डायरेक्शन भी उसी के अलोंग रहता है, और वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसी पे डिपेंड करता है। तो बच्चों क्या बोला, यूनिफॉर्म वॉल्यूम शोन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेसेस जीरो एवरीवेयर, नहीं, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, यस, तो ऑप्शन क्या होगा बी, हरी बस समझ में, नॉन यूनिफॉर्म और सॉरी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, वैल्यू भी रहती है और यूनिफॉर्म भी रहती है, डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a/2 और 0 0 - a/2, वाह, z एक्सिस में रखा है, मतलब द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a00 टू 0a0, देखते हैं, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, क्या बना लेते हैं डायग्राम, तो z एक्सिस को ऐसा वर्टिकल ले लेते हैं इस बार, और ये ले लेते हैं x एक्सिस, और ये क्या ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है, ये ऐसा y चल रहा है, अब z एक्सिस का भी ये प्लस z एक्सिस है, नीचे वाला क्या होगा माइनस z एक्सिस, क्या चार्ज रखे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखे हुए हैं, कहां कहां, तो यहां पर होगा a/2 z वाले का, और यहां पर क्या होगा, ठीक, ये सपोज प्लस q रखा है, ये क्या रखा है -q, तो डायपोल हो गया, ठीक है, फिर रेस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a मतलब यहां से, सॉरी माइनस ए बोला ना, x एक्सिस में -a से प्लस से, अच्छा y में प्लस है, सॉरी, यहां से कहां पे, इधर, पक्का। तो बच्चों एक चीज गौर करो, ये डायपोल बन गया आपका, z एक्सिस के अलोंग है, इसका पोटेंशियल अगर a डिस्टेंस दूर निकालेंगे x एक्सिस में 90 डिग्री तो बना रहा है, ये पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं आएगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या आएगा सेम आएगा, सिमेट्रिकल है, देख लो ये दोनों पॉइंट z एक्सिस के अबाउट, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, व्हाट डन, गंदा सा क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, व्हाट डन क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल हो गए ना, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सेम, भाई ये प्लस क्यू से ये पॉइंट जितना दूर है, ये पॉइंट भी उतना ही दूर है, माइनस क्यू से ये पॉइंट जितना दूर है, ये पॉइंट भी, आ रही बात समझ, तो सिमेट्रिकल रखा है, पोटेंशियल इसका जो लिखोगे इसका भी वही लिखोगे, सेम पोटेंशियल, वो भी बोल सकते हो, ठीक है, आ रही बात समझ में, 2 kp cos थीटा वाला, सॉरी kp cos थीटा बाय आर, आर स्क्वायर की आर,
आर स्क्वायर। देखो अगला क्या बोला है, अ लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। मतलब एक हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसके अंदर एक और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर अपन रख दिए। ऐसा भी कैपेसिटर में पढ़ेंगे नहीं पढ़े। फिर क्या बोला है, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर। सपोज इनर सिलेंडर को Q1 चार्ज दिया, इनर सिलेंडर को क्या दिया बच्चों, Q1 चार्ज। तो Q1 सामने वाले में इंड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या बीच में, नहीं ना, गॉसियन सरफेस बना के देख सकते हैं, कांस्टेंट होगी। और क्या होगी, कांस्टेंट। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगी तो आप यहां से यहां बढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो पोटेंशियल क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो बच्चों पोटेंशियल यहां पर गिरा, मतलब चेंज होगा, यहां दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू द नेक्स्ट सिलेंडर। ट्रू, ये बात क्या है, सही। समझ में, अंदर को चार्ज दिए, तो अब एक गॉसियन सरफेस यहां बीच में एज्यूम कर लो, करे एज्यूम, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखेंगे वो चार्ज एनक्लोज्ड Q1 है, जीरो तो नहीं है, चार्ज एनक्लोज्ड क्या है Q1। अब चार्ज एनक्लोज्ड अगर Q1 है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कांस्टेंट होगी। और भाई यहां से यहां तक कोई भी वो ले लो ना गॉसियन सरफेस सिलेंडर, होगी कि नहीं होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल चेंज होगा कि होगा, आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग बढ़ते तो पोटेंशियल घटता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। A potential difference appears between the two cylinder when charge density is given to the outer cylinder। इसको चार्ज दे दिए, इसको, तो बच्चों यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड का हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आ रही बात समझ में। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस। एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज को अलोंग द क्या रख दिए, एक्सिस। फिर से बीच में गॉसियन सरफेस लोगे, चार्ज एनक्लोज्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बोलता है नो, तो हम क्या बोल देंगे, गलत। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ द सिलेंडर। भाई बोथ द सिलेंडर को भी चार्ज डेंसिटी दे दो, लेकिन गॉसियन सरफेस से चार्ज एनक्लोज तो होगा ही होगा, चार्ज एनक्लोज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, समझ में आया, पक्का क्लियर है। क्वेश्चन सरफेस से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है वो पता लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो V कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो फिर V कांस्टेंट नहीं होता, V चेंज होगा। आ रही बात समझ, पक्का। अगला, अगला क्वेश्चन कहां बज रहा है, अरे मर गए। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, एक पॉजिटिव चार्ज को कहां रख दिया, इसके बाहर। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा, नेगेटिव है तो इंड्यूस होगा, तो इस तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, लेकिन ओवरऑल चार्ज लेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो। हरी बात समझ में, हरी बात में, ऐसा नहीं कि हाँ इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जो पास में, और दूर में चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, जैसे डाइलेक्ट्रिक में होता है बच्चों। लेकिन अच्छा अर्थिंग कर दिए तो फिर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन अर्थिंग अर्थिंग कुछ किए नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। हरी बात समझ में, पक्का। और ये क्वेश्चन, चलिए बोलो अगला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ स्पेरिकल सिमेट्रिकल सिस्टम केप्ट एट ओरिजिन एज शोन इन फिगर गिवन एज। ये पोटेंशियल दिया है बच्चों, अंदर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड के लिए क्या है, जैसे रीजन है R0 तक, है ना। तो अच्छा नहीं, बाहर का, सॉरी, बाहर के लिए क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अंदर के लिए क्या दिया है, कांस्टेंट। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तभी तो पढ़े ना, EDR बराबर माइनस
dv। तो dv बाय dr बराबर e। तो e अगर जीरो होगा तो v क्या होगा? कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा अंदर में, मतलब अंदर e क्या है? जीरो। चलिए बढ़िया है। तो क्या बोलना है? फॉर स्पेरिकल रीजन द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज जीरो। आर से अंदर के लिए, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, तो ये बात क्या है? ये बात क्या है? सही। तो ये ऑप्शन सही है। विद इन आर बराबर 2r0 टोटल चार्ज इज क्यू। टोटल चार्ज क्या है बच्चों? क्यू। आर बराबर क्या बोला है? 2r0। तो ये भी सही है, क्योंकि पूरा चार्ज कहां तक आ गया? क्यू चार्ज सरफेस तक आ गया, तभी तो सरफेस पे पोटेंशियल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। सरफेस पे आर जीरो लेंगे तो आ रहा है, तो यहां तक टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्यू होगा। अब कितना भी बड़ा ले लो, अब उसके अंदर तो बढ़ाते जाओ गॉसियन सरफेस बढ़ाते जाओ, चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा? तो ये बात भी क्या है? सही। देर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट एट आर बराबर आर जीरो। ये बात भी क्या है? ट्रू है। ये बात भी ट्रू है। क्यों? सरफेस पे रहता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक, यहां पर अंदर में एकदम से जीरो है फिर एकदम से बढ़ी, तो कंटिन्यूअस वैल्यू तो नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी। नहीं, ए बी सी डी था। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे। वो ऑप्शन अलग लग दिया, वो जो गेट मार्क्स वाले में दिया वो अलग दिया और इसमें अलग दिया। ठीक है, बाकी सही क्या होगा? ए बी सी डी पूरा सही। बढ़े आगे बच्चों। क्या बढ़े? हो गया 2005 तक 6 तक का हो गया ना। ठीक है, तो ये खत्म हो गया अपना क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या चालू करेंगे अगला? मैग्नेटिज्म चालू करते हैं। 12th के पहले खत्म करें ना। अब क्या चालू करते हैं? मैग्नेटिज्म। तो इसके बाद मैग्नेटिज्म के एडवांस क्वेश्चन अपन लोग पीवाई बनाएंगे। देखते हैं, अब पॉज करके देखेंगे यार।